आयुर्वेद और यूनानी को अंग्रेज़ी चिकित्सा पद्धति के कारण बहुत नुकसान झेलना पड़ा। हकीम अजमल ख़ान ने इसके लिए यूनानी कॉलेज की स्थापना की और सवाल उठा कि किताबें फ़ारसी या अरबी में हैं तो उनका तर्जुमा होना ज़रूरी है। ये जिम्मेदारी उठाई हकीम कबीरुद्दीन साहब ने। हकीम कबीरुद्दीन साहब को ये पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने अरबी और फ़ारसी से किताबों का तर्जुमा किया और यूनानी पद्धति को एक उर्दू ज़बान मुहैया कराई। उनकी इसी काम को देखते हुए, उनके इस योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2019 में उनके लिए एक स्टाम्प डाक टिकट भी जारी किया है। 91 से मैं कबीरुद्दीन साहब पर काम कर रहा हूँ और कोशिश किया कि उनकी जो किताबें हैं उससे मैं देख के लिखूँ, किसी के सुने सुनाई या किसी के पर नहीं, इसलिए बहुत दिन लगे। तो मैंने अपनी आसानी के लिए उनको 3 दौर में उनके तसनीफ को मुताला करने की कोशिश की है। एक तो ये 1916 से लिखना शुरू किया इन्होंने, तो 1923 से 16 से लेकर 1923 तक की जो चीज़ें हैं वो मैंने अलग एक जमा की। 1923 से लेकर के हम आज़ादी के यानी 47 तक का जो तमाम उनके कोशिशें हैं उनको एक जगह किया है। और आज़ादी के बाद ये 3 ही में, आज़ादी के बाद बहुत कम लिखा उन्होंने, पुरानी चीज़ों को एडिट किया, लेकिन आज़ादी के बाद भी काम है उनका लिखने पढ़ने का। सबसे ज़्यादा जो है वो 23 से लेकर के 47 के बीच का वक्फा है। बहुत उरूज पर उस ज़माने में कई किताबें आई, वो लगभग 55 किताबों को तो मैंने खुद से आँख से देखने की कोशिश की है। ऐसे लोग कहते हैं कि 82 साल जिए तो 82 है, ये हो सकता है, मैं इसे शायरी मानता हूँ। तहक़ीक़ में इस तरह की चीज़ें नहीं चलती हैं। 55 का तो मैं दावा कर सकता हूँ कि मैंने उन किताबों को देखा है। वो लोग जो उर्दू नोइंग थे और जिनको पर्शियन और अरबिक नहीं आती थी, चूँकि ज़्यादातर जो बुक थी यूनानी मेडिसिन की ग्रीक से ट्रांसफ़र होकर ये अरबिक में आई, पर्शियन में आई, और हमारे पास जब आई इंडिया में तो अरबिक और पर्शियन में आई, और इंडियंस नहीं जानते थे लैंग्वेज को। अगर वो उर्दू में तर्जुमा नहीं होती तो बहुत मुश्किल था। इसके साथ साथ कबीरुद्दीन साहब ने एक काम किया कि यूनानी मेडिसिन में जो लेटेस्ट एनाटमी और फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी का डेवलपमेंट था वो यूनानी से अलग, मॉडर्न मेडिसिन जिसको एलोपैथिक कहते हैं, उनकी बुक को भी, टॉप की बुक को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया उर्दू में, ताकि जो यूनानी मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं उसको ईजिली अपनी आसान जबान में समझ सके ज़बान में। तो ये बड़ा काम रहा उनका। अगर ये तराजुम नहीं होते तो खासकर जो साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे आते हैं जिनको लैंग्वेज में अरबी पर्शियन में नहीं है, उनको आपको पकड़ नहीं है या फिर उनसे मुश्किल था, उनसे बीओएमएस तो कम से कम नहीं हो पाता। मदारिस के जो बच्चे थे उसमें भी ज़्यादातर तो कर ले पा रहे थे, लेकिन वो जो असल चीज़ थी वो नहीं आ पा रही थी, सिर्फ लैंग्वेज के प्रॉब्लम की वजह से। तो हमें हकीम अजमल खान ने उनको बाकायदा लगाया था इसी पर, जो लिटरेरी रिसर्च हो, तर्जुमा करें चीज़ों का और उसको ट्रांसफ़र करें आसान लैंग्वेज में ताकि आम लोग उससे जुड़ सकें। ये इनका बड़ा काम रहा है इंडिया में कि अगर वो इस तरह से तराजुम नहीं करते तो आज के डेट में जो पूरे भारत के लगभग हर स्टेट में यूनानी के इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूनानी पहुंच गया है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। उनकी कई पर्सनालिटी जो है वो डायमेंशनल है। एक बेहतरीन उस्ताद थे, जब उस पर बात की जाएगी तो एक उस्ताद की क्या खूबियाँ हैं वो सब पाएंगे आप उनके अंदर। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मशहूर हुई जिसकी वजह से, वो तसनीफ़ और तालीफ़ के सिलसिले में लिखने पढ़ने का जो मसला था। और उस ज़माने हिंदुस्तान में चंद गिने गुने तिब पर जो लिखने वाले थे उसमें कबीरुद्दीन साहब का शुमार है। हमारी और आपकी खुदकिस्मती है, इस पर फ़ख्र है, वो बिहार में पैदा हुए थे, शेखपुरा, यहियापुर मोहल्ला आज भी मशहूर है। पहले वो मुंगेर ज़िला में, इसलिए पुरानी किताबों आपको मिलेगा कि मुंगेर ज़िला में पैदा हुए। अब वो उस ज़माने में एक ब्लॉक था शेखपुरा, आज ज़िले का है, हेड क्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है, उसी के मोहल्ला यहियापुर में इनकी पैदाइश हुई थी। सितंबर में 1923 में उन्होंने अल मसीह नाम से मसीहुल हकीम अजमल खां को खिताब मिला था। उन्हीं की याद में या अल मसीह पर्चा महाना निकाला था उन्होंने सितंबर 1923 में, और 1923 से लेकर के 27 तक ये चलता रहा बीच बीच में। तो ये हमारा तिब्बी कॉलेज, गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज 1926 में कायम हुआ। इस अल मसीह ने अल्लामा हकीम कबीरुद्दीन को पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो इस वक्त है उसमें वो मशहूर कर दिया था। चुनांचे जब इस तिब्बी कॉलेज का सिलेक्शन कमेटी बनानी पड़ी तो उस वक्त हुकूमत बिहार और उड़ीसा दोनों साथ था, अब बंगाल तलग होने के बाद। तो हकीम कबीरुद्दीन साहब को
वो बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने मुंतखब किया कि आप सिलेक्शन कमेटी में आए, और 2 हकीम और थे लखनऊ के। 3 हकीमों का सिलेक्शन कमेटी थी जिनका काम था कि जो इंटरव्यू देना है प्रिंसिपल के लिए, प्रोफेसर के लिए, उसका इंतखाब करें। उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 32 साल थी। 32 साल में वो अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अपनी शनाख्त बना चुके थे, और इसके सबसे अहम वजह प्रोफेसर तो ही है, लेकिन अल मसीह का पर्चा ये उनको आगे बढ़ाने में बहुत काम दिया। अल्लामा कबीरुद्दीन साहब ने जो बुक लिखा और जो ट्रांसलेट किया उसकी तो एक लंबी फहरिस्त है, और कुछ जो यहाँ पे अवेलेबल है उस पर मैं बात करूँगा कि चाहे सिंगल ड्रग की बात हो या फिर दवाएं जो हम प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे यहाँ दवा बनती है यूनानी की, फार्मूलेशन जिसको कहते हैं आप, उसके लिए जो बुक लिखी उन्होंने, या फिर कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं यूनानी पे, उस पर कुछ दुनिया की टॉप की बुक्स को उन्होंने तर्जुमा किया उसका। उसके बाद आज के डेट में जो कुछ बुक उनकी ऐसी है कबीरुद्दीन साहब की, जिसको आप सीधे पढ़ के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कि उन्होंने कोई शोबा ऐसा नहीं है जिस पे बुक नहीं लगी। चाहे हिफ्ज़ान सेहत की बात हो, चाहे वो दवाओं के सिंगल ड्रग्स की बात हो, या फिर आप कंपाउंड ड्रग की बात करते हैं, या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको पढ़ के, या बेसिक कॉन्सेप्ट यूनानी का उस पर अगर बात करें। ये देखिए, ये मखज़ूल मुफ़रदात की बुक इन्होंने लिखी है, ये सिंगल ड्रग्स की बुक है, मतलब कि जो हर्ब्स सिंगल पढ़ते हैं या फिर जो मिनरल ऑरिजिन दवाएँ पढ़ते हैं, तो ये उस पर उनकी बुक है। इसी तरह इसी सीरीज़ में एक बुक है इनकी कुल्लियात अदविया की, यानी कि ये बेसिक उसूल जो यूनानी का होता है उस पर इन्होंने बुक लिखी है। फिर एक मखज़ूल मुफ़रदात की, आप देखिए ये पुराना जो का एडिशन है वो आपको मिलेगा। ये लगभग मुझे लगता है कि बहुत पहले की एडिशन है ये, तो ये बुक दिख जाएंगी। उसके बाद एक जो बहुत मशहूर बुक है इनकी, बयाज़ कबीर, ये आपको फार्माकोपिया के तौर पे भारत सरकार इसको रेफरेंस बुक है। ये आप कोई भी दवा बनाते हैं यूनानी में तो आपको देना पड़ेगा कि इसका नुस्खा कहाँ से लिया, प्रिपरेशन कहाँ से लिया। तो मोस्ट ऑफ द बुक में जो प्रिपरेशन क्लासिकल बन रहे हैं उस क्लासिकल में आपको इसको रेफरेंस देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से सबसे ऑथराइज ऑथेंटिक बुक है ये। अब फॉर्मुलेशंस इसी के बेसिस पर डेवलप करके फॉर्मुलेटरी ऑफ इंडिया डेवलप कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन बेसिक आपको जो रेफरेंस यही है। इसी तरह से इनकी एक बुक है, आप ये देखिएगा, ये कुश्ता जात पे, किताबुल तकलीस पे, मतलब जो भस्म बना के दवाएं, जो दवाएं बहुत ज़्यादा जहरीली हो सकती हैं अगर सही से प्रोसेस करके इस्तेमाल नहीं करें, जैसे कुछ जहर होता है, कुछ मेटल्स होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, उसको किस तरह से आपको कुश्ता बना के या फिर प्रिपेयर्ड करके इस तरह से कि दवाओं के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, उस पर उन्होंने वो बुक लिखा था। इसी तरह से आप लोगों ने इब्न सीना का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है। इब्न सीना की जो बुक है अल कानून, उसका जो कुल्लियाती पार्ट है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, उस पर एक बहुत मशहूर बुक है। इसका एक पब्लिकेशन जो पहला था लाहौर से पब्लिकेशन से, फिर यहाँ पे एजाज पब्लिकेशन ने भी इसको छापा है, तो ये भी एक बहुत मशहूर बुक है। कुल्लियात नफीसी एक बहुत मशहूर बुक है, उसका तर्जुमा जिन्होंने किया अल्लामा कबीरुद्दीन ने, ये जो चीज़ है उसी का किताब, ये इदारा किताब शिफा जो है इसको छापती है दिल्ली से। एक जो बहुत आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो बुक है, और मैंने पहले भी कहा था कि ये बुक कई वॉल्यूम में छपी। पहले ये शरह असबाब करके है, ये इसका तर्जुमा इन्होंने किया। तो पहले 4, ये जो पुराना वाला आप देख रहे हैं 4 वॉल्यूम पे आती थी, फिर ये बुक आपको 2 वॉल्यूम पे इस तरह से आई, फिर सिंगल वॉल्यूम में 2 बार छपी। एक बार इस तरह से ये कलर जो आप देख रहे हैं ये, और लेटेस्ट जो आ रही है वो शरह असबाबिया वाली आ रही है। इस बुक के बारे में बताऊँ कि ये बुक के बारे में इन्होंने इलाज और अमराज पे है, ये यानी जितनी भी बीमारियां, मेडिसिन की बुक आप इसको कह सकते हैं। इस बुक में इतनी लेटेस्ट है कि यूनानी कॉन्सेप्ट में जो पुरानी बात थी और फिर उसको नए तौर पे किस तरह से लिया जा रहा है, करेक्शन के साथ साथ इतनी लेटेस्ट है कि आज जो MDMS की तैयारी करते हैं, जो नेशनल लेवल के टेस्ट की तैयारी करते हैं यूनानी में लोग, इनको बिना पढ़े आपकी वो तैयारी मुकम्मल नहीं होनी। तो ये बुक पूरी उनकी जो है इसी चीज़ पे है कि, और उसके साथ साथ ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसको बुक को, यानी रेडी टू प्रैक्टिस है। आप इसको अगर सही से पढ़ लें तो अमराज का जिक्र, फिर उसमें क्या दवाएं हैं और क्या क्या डिफरेंट, इतना ज़्यादा नुस्खा जात है इसमें कि, मतलब नुस्खा जात कहते हैं कि जो भी हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं एक बीमारी में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो क्या क्या तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें। एक इसी तरह से एक बुक है इनकी, ये इफ़ादा कबीर करके, ये भी बहुत पुराने बुक में उनके तराजम से हैं ये, और ये आपको फैसल पब्लिकेशन देवबंद से ये छपी हुई ये बुक है। एक ये बहुत पुरानी बुक है, ये जो अब लेटेस्ट देख रहे हैं, अभी तो आपका जो आ गया, बहुत पहले मुझे लगता है कि 1959 के आसपास, जो शुरू के दिनों में इन्होंने जो शरह असबाब का तर्जुमा किया था। पहले आप जो 4 फॉर्म देखे हैं वो हाल के दिनों का है, ये शुरू का है, पहले का ये। तो ये भी हमारे यहाँ लाइब्रेरी में अवेलेबल है इनके, इसके 2 वॉल्यूम होते थे, ये सेकंड वाला हमारे पास अवेलेबल है, फर्स्ट में बिल्कुल। हाँ,
کبیر اور صغیر کے بنا ہوا تھا. تو یہ ایک مطلب خاکہ ہے ان کی بک جو یہاں اویلیبل ہے. ملا جلا کے یہ وہ ساری بک تھی. اگر یہ ترجمہ نہیں ہوتی تو وہ لوگ جو اردو نوئنگ تھے اور جن کو پرشین اور عربک نہیں آتی تو وہ بہت مشکل ہوتا. طب یونانی جسے آج ہم کہتے ہیں دنیا جانتی ہے، اس کے سب سے پہلے تو یونانی زبان میں ہے، اس کے بعد ترجمہ ہو کر کے جو ہمارے ہندوستان میں جو مانا جاتا ہے وہ عربی اور فارسی میں زیادہ تر اس کے مواد ہیں. لیکن 1915 آتے آتے عربی اور فارسی جاننے والے بہت کم ہونے لگے، اور اس زمانے میں اردو کی ضرورت پڑ گئی. لیکن اردو میں طب یونانی کے ذخائر ریسورسز تھے وہ نہیں تھے. تو جو طب یونانی سے محبت کرتے تھے، جو چاہتے تھے کہ طب یونانی ہندوستان میں زندہ رہے، انہوں نے محسوس کیا کہ اب اس کے سرمایہ کو اردو زبان میں منتقل کیا جائے. چنانچہ اور لوگوں کا بھی ہے خدمات، لیکن چونکہ وہ ایک بڑے ادارے گورنمنٹ آیورویدک یونانی طبی کالج سے منسلک تھے، پروفیسر تھے، سلیبس کی کتابوں پر ان کی نظر تھی، تو انہوں نے کام شروع کیا کہ جو سلیبس ہے اس کو منتقل کر دیں اردو میں. اس حیثیت سے ان کے بہت کنٹریبیوشن ہے. آج اتنے دنوں کے بعد بھی حکومت ہند نے، گورنمنٹ آف انڈیا نے اعتراف کیا ان کی چیز کے. آج بھی جو طب یونانی کی کتابیں ہیں، ان کی کتاب نایاب ہونے کے باوجود دوسرے رائٹرز نے اسی کی کتابوں کو بیس بنایا، بنیاد بنایا. آج بھی جو رائٹرز ہیں ہمارے طب یونانی کے، بنیاد اسی کو بنا ہے. بدقسمتی یہ کہیے کہ ان کا ریفرنس نہیں دیتے ہیں. یہ بدنیتی ہے، بے ایمانی ہے. ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں لیکن ان کا حوالہ جات بہت کم دیتے ہیں. لیکن میں دکھلا سکتا ہوں کہ صفحہ ان کا نقل ہے. جس کتاب پر لا کے دکھلائیے میں دکھلا دوں گا کہ صفحات انہیں کی کتاب پر نقل ہے، لیکن ان کا حوالہ نہیں دیتے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں مانی جاتی ہے علمی دنیا میں. ایسے لوگ سکہ رائے جو وقت کر لیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ جس سے ہم فائدہ اٹھائیں، استفادہ کریں، اس کے احسان کو مانیں. ایک ایگزامپل دے رہے ہیں. ہم جس وقت پہلا جو انٹرویو حیدرآباد دینے گئے تو اس میں رجاق صاحب کونسل کے ڈائریکٹر، بہت ہی پرانے، خلیفۃ اللہ صاحب، طیب صاحب، یہ لوگ انٹرویو بورڈ میں تھے. تو جانے کے بعد جو ہے جب بہار سے مطلب بتایا تعلق پٹنہ سے، تو کبیر صاحب کا سب سے پہلے پوچھا. کبیر صاحب کو جانتے ہیں، کہاں گئے؟ ہم کا بہاری ہوئے اسی لیے بہار کے ہیں. ان کا بالکل ہے کنفرم ہے. کہاں سے؟ تو سید پورہ. اتنا پوچھ کر دیا ہو. اس کے بعد وہ کہے کہ یہ بتائیے کہ جو ہے اجمل خان اور ان میں جو ہے آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہم بول گئے کہ جو ہے کیا نام ہے، کبیر الدین صاحب. تو کہے کیوں کبیر الدین صاحب بہار کے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ان سے تو اونچا درجہ ضرور تھا، لیکن ہم جو ہے اسٹوڈنٹ ایز اے جو ہے طبیب جو ہے ان کو یہ کہا تو کس بنا پر کہہ رہا ہے؟ ہم کہا حکیم اجمل صاحب جو ہے نا ایک رؤسا تھے، پولیٹیکل تھے، اور دوسری چیزیں کلینکل دلی میں ان کا رہائش تھا، اس وجہ سے وہ ہائی لائٹ زیادہ ہوئے. کبیر صاحب کو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ساری کتابیں فرسٹ ایئر سے فائنل تک ہم جو ہے وہی پڑھا. اس کے علاوہ دوسری کتابیں آپ لوگوں کی کسی کو نہیں دیکھا. تو ہم جس سے مستفید ہوئے، ہمارے جیسے ہزاروں جو ہے ہو رہے ہیں. تو ایک طبیب کی حیثیت تو ان کی اہمیت زیادہ ہے. ایک پولیٹیشین چونکہ یہ جو ہے رؤسا نہیں تھے، ہم سب بولا رؤسا نہیں تھے، بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور بہار سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے بہار کا کوئی بیک گراؤنڈ تو ان لوگوں کو سب تو ادھر کے تھے، تو ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. لیکن ہمارے لیے ان سے زیادہ اہمیت نہیں ہے. ان کی ایک الگ اہمیت تھی، ان کی اپنی الگ اہمیت. ایز اے تدریسی کام میں جو ہے ان کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے ہندوستان میں، اجمل خان کا رہا ہے. اجمل ہی خان نے ان کو ڈپورٹ کیا تھا، لیکن اس معاملے میں اجمل خان سے آگے تھے. کلینکل میں جو ہے اجمل خان تھے ایک فزیشین کی حیثیت سے. تب جو ہے تھوڑا سا ہم اس کو یہ پہلا کوشچن تھا ہمارا، ایک واقعہ چکے یہ چیز برابر ہمارے ذہن میں ہے. اور پتہ نہیں اس وقت جو ہے ہم جسٹ پاس کر کے گئے تھے، اتنا بول گئے بولڈلی، اور سلیکشن ہوا ہمارا. یہی تو اتنا ہی پر تو ہو گیا. یہ ہمدرد اخبار ہے
9 जनवरी 1976 को हकीम कबीर साहब का इंतकाल हुआ और उनके इंतकाल के बाद ये 15 रोज़ा हमदर्द है, ये 15 जनवरी का है। 15 जनवरी पर मार्केट में आ चुका था। इसका मतलब ये है कि 12-13 को शाये हो गया होगा और 9 जनवरी को इंतकाल हुआ। तमाम मुहक्किकीन जो हैं हिंदुस्तान के वो इसी को बुनियाद बनाते हैं, जबकि बिल्कुल ये तासराती मजमून होता है। उस वक्त का लिखने वाले को जो जहन में आया उसने लिख दिया, उसका तारीख़ी हैसियत नहीं होती है, कोई शवाहिद नहीं होते हैं, कोई तहक़ीक़ किया होता था। लेकिन बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में जितने भी कबीर साहब पर लिख रहे हैं वो इसी के हवाले से लिख रहे हैं। मैं इसीलिए आपको दे रहा हूँ, इसमें बहुत सी गलतियाँ हो रही हैं। ज़ाहिर बात है कि जो लिखने वाला है उस वक्त तो कोई तहक़ीक़ी मजमून तो लिख नहीं रहा है, वो एक तासाती कि उनका इंतकाल हो गया और जो उसके तासुरात हैं, जो उसके ख़यालात हैं या उनसे जो उनके रवाबित रहे उसका इजहार करता है। उसमें कोई तहक़ीक़ी चीज़ तलाश करना हमारी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन तमाम लोगों ने इसी को बुनियाद बनाया और जिसमें कुछ गलत फहमियाँ रह गई हैं, मैं इसी को दूर करने की कोशिश किया है। सारी किताबें तो दे ही दी। ये सबसे मशहूर किताब बयाज़ कबीर है जो उनके नाम पर जानी जाती है। इस लाइब्रेरी को हम लोगों ने अल्लामा कबीरुद्दीन सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से मौसूम किया है और उसी लाइब्रेरी के नाम से ही जाना जाता है। ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी है गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना का, इसमें कबीरुद्दीन साहब की किताबें ख़ास तौर से अदविया में हैं और तशरीहुल बदन में भी किताब है और कुल्लियात में है। बहुत सारी किताबें हैं जिसमें कुल्लियात नफीसी, कुल्लियात कानून, किताब तकलीस वगैरह उनमें शामिल हैं। अदविया में बयाज़ कबीर जो सबसे जो है नामवर किताब है, उसके अलावा उनकी मखज़ूम मफरूदात, ये किताब जो है बहुत यानी कि तालिब इल्मों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद किताब है। और लाइब्रेरी के अंदर ख़ास तौर से ख्याल रखा गया है कि कबीरुद्दीन साहब के साथ एक स्पेशल जो है ना बर्ताव किया जाए ताकि बिहार का भी नाम रोशन हो और उनके साथ जो है पूरा इंसाफ हो। और हमने सोच रखा है कि इस लाइब्रेरी के अंदर एक गोशे कबीर कायम करेंगे जिसमें उनकी सारी तसनीफ़ात यकजा करके रखी जाएगी। 1894 में वो शेख गुलाम पैदा हुए थे। उनके मंजले भाई हकीम ज़हूर साहब उस वक्त लखनऊ तिब्बिया कॉलेज में पढ़ रहे थे। चुनांचे ये भी अपने मंजले भाई के साथ लखनऊ गए पहले, लेकिन लखनऊ में उनकी तबीयत नहीं लगी वहाँ का जो भी, तो वो दिल्ली चले गए और दिल्ली तिब्बिया कॉलेज में दाखिला लिया उन्होंने, वहीं के फारिग भी है। इसी दरमियान वहाँ के उस्ताद भी थे, इंतज़ामिया में भी था हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां के करीब जाने के बाद महसूस किया उन्होंने कि इलाका बहुत ज़हीन है, चुनांचे उनकी सरपरस्ती उन्होंने उसी ज़माने में करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद उस ज़माने में एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता था ज़ुब्ततुल हुक्मा लाहौर में, वो लाहौर चले गए, वहाँ से ये किया, वहाँ मतब भी किया कुछ दिनों के लिए। फैज़ कबीर के नाम से क्लिनिक का नाम रखा था उन्होंने। इसी दरमियान इनके उस्ताद जो तशरीह के उस्ताद थे नाटवी को इंतकाल हो गया, 1917 की बात है। तो फिर दिल्ली चले गए और फिर वहीं इसी कॉलेज से मुंसलिक हो गए, वहाँ 32 तक रहे। अब 32 के बाद फिर वो 35 में एक दूसरा अदारा जामिया तिब्बिया के नाम से इन लोगों ने कायम किया, जो आज के डेट में हमदर्द यूनानी फैकल्टी है, समझिए। वो भी करोलबाग ही में शिरदीपुर या क्या कोई जगह है, वहीं कायम किया था इन लोगों ने। और उसके बाद फिर वह 1949 में हैदराबाद चले गए। हैदराबाद के गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज है, उससे मुंसलिक रहे। आज़ादी के वक्त वो दिल्ली आए, दिल्ली में उनके मकानात फसादात में सब लोग टूट गए। उसके बाद 1956 में वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आ गए, 56 से 60 तक वहाँ रहे। 60 के बाद वो फिर दिल्ली चले गए और हकीम अब्दुल हमीद के साथ आखिर उम्र तक यानी 1976 तक रहे, वहीं इंतकाल किया। बली मराल में खुद इनका अपना घर था, लेकिन आखिरी सांस लिया है उन्होंने लाल कुआं में, जो हमदर्द मतब था उसके बगल में एक मकान था उनका, वहीं हकीम अब्दुल हमीद साहब उस वक्त उनकी कफालत कर रहे थे।
حکیم قیامالدین صاحب کی جو خدمات ہیں طب یونانی کے حوالے سے صحیح وقت میں ان کا اعتراف نہیں کیا گیا. ایمانداری کی بات یہ ہے. جب میں ان پر کام کرنا شروع کیا تو محسوس کیا کہ اس شخص کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کو جتنا یاد کیا جائے بہت کم ہے. چنانچہ جب میں پرنسپل بنا تو یہاں ایک پرانی لائبریری تھی، وہ 1934 سے قائم ہے. یہاں اس لائبریری کا نام ہم اس توقع سے کہ بہار سرکار سے ہم کرا لیں گے، اب تک نہیں کرا پائے ہیں. اس سینٹرل لائبریری کا نام حکیم قیامالدین صاحب کے نام سے میں نے مضمون کی ہے. ان کی چیزیں کو میں گوشہ کبیر کے نام سے الگ دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، اس کے بعد حکومت ہند نے سینٹرل کونسل کا ایک پرچہ نکلتا ہے جہان طب، اس نے ایک نمبر نکالا. اس طرح سے بعد میں کچھ لوگوں نے یاد کیا، لیکن یہ بھی کہیے کہ بہاری سے ان کا شروعات ہوا. 1994 کا ایک گزشتہ بنایا میں نے، کمیٹی بنائی، قیامالدین صاحب کمیٹی، جن کے صدر تھے ڈائریکٹر یونانی حکیم زما صاحب قمر، میں ناچیز جنرل سیکریٹری، بانی جنرل سیکریٹری. اور اس پر جو کام ہو سکا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اور جگہ نہیں ہوا، لیکن یکجا مواد شاید آپ کو پورے ہندوستان میں کہیں ملے. ایک کتاب میں دکھاؤں آپ کو، تشریح کبیر دکھاؤں میں، آپ کو بتائیے کہ کیا ہوتا ہے. یہ 1919 میں تشریح کبیر انہوں نے لکھا، سمجھا؟ یہ 1919 میں انہوں نے تشریح کبیر لکھا بڑی محنت کے ساتھ. لیکن اور اس کتاب کا آپ جب گہرائی سے مطالعہ کریں گے، جیسے لگ رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو وراثت دینا چاہتا ہو، محبت سے سب کچھ انہیں دینا چاہتا ہو، وہ اس طرح کا لکھا ہے انہوں نے. لیکن جب وہ وہی حکیم قیامالدین بحیثیت پروفیسر 7-8 سال پڑھانے کے بعد محسوس کیا کہ یہ زیادہ ہے ان کے اسٹینڈرڈ سے. چونکہ 1924 میں انہوں نے لکھا تشریح صغیر. تشریح کبیر اور تشریح صغیر میں کیا ہے فرق ہے؟ تشریح کبیر بہت اضافے کے ساتھ ہے. تشریح کبیر ہے کہ ایک گریجویٹ کو اتنی جاننی چاہیے. آج مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تشریح کبیر میں انہوں نے وہ پارٹ بھی لکھا ہے جو سرجری میں کام آئے گا. اپلائیڈ اناٹومی کے ایسے ساتھ نام اس کا الگ سبجیکٹ ہے، وہ پارٹ بھی انہوں نے دے دیا تھا. اور جب محسوس کیا کہ نہیں ابھی تشریح میں گریجویٹ کو اتنا نہیں جاننا چاہیے، تو وہ پارٹ ہٹا کر کے پھر انہوں نے تشریح صغیر کیا. اسی طرح انہوں نے ایک فزیولوجی پر بھی لکھا ہے. تقریباً 75% وہ نصاب پورا کر چکے تھے اکیلے تنہا. ان کی بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی تو کئی المیرے میں ادھر رکھی ہوئی ہیں مخطوطات ٹائپ کی چیزیں، اس کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے، لسٹنگ کریں گے. اور ایک پروگرام آلریڈی ہم لوگ ڈیجیٹائزیشن کا، اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے اس پروگرام کو انیشیٹ کر چکے ہیں. فنڈ بھی لگ بھگ آ چکا ہے اس کا. تو اس ساری چیزیں کو ڈیجیٹل فارم میں لانا ہے اس لائبریری کو.